हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। आज हम सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं हमारे 10th क्लास की हिस्ट्री से, जो हम चैप्टर कर रहे हैं कि भारत पर जितने विदेशी आक्रमण हुए हैं उसके विषय में एक एक करके हम सभी आक्रमणकारियों के विषय में पढ़ते जा रहे हैं। पहले चैप्टर में हमने मोहम्मद गोरी तक के आक्रमण का एक्सप्लेनेशन वीडियो के तहत अच्छे से देखा है कि भाई किस तरह से वो अटैक करता है और किस शासक ने उसका डट करके मुकाबला किया। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मोहम्मद गोरी के बाद किस किस विदेशी ने आक्रमण किया हमारे इंडिया पर और किस किस राजाओं ने उनका डट कर के सामना किया, तथा किस तरह से फिर आगे चलकर हमारे देश में अलग ही परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। यहाँ पर आप लोगों की जनरल नॉलेज अगर देखी जाए तो बड़ी ही ज़बरदस्त इसमें इम्प्रूवमेंट होने वाला है। और इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यहाँ आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से तो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे ही। इसके अलावा भी जो लाइफ में आप दूसरे एग्जाम देते हैं उनमें भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, ज़्यादा हम लंबी वीडियो न करके पार्ट के हिसाब से 2 पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम इन दोनों पार्ट को ज्वाइंट करके आपको एक संपूर्ण वीडियो के रूप में भी प्रोवाइड करवा देंगे। और वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखें। आप अपने चित परिचित दोस्तों इन सब में भी इन वीडियो को शेयर करें। जो भी स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो आपके आसपास स्टूडेंट हैं जो 10th में हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सबको आप इस वीडियो का लिंक अवश्य शेयर करें। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो आक्रमण हुआ था इंडिया पर तो वो था मंगोलों के आक्रमण। मंगोल कौन थे? तो डियर स्टूडेंट, आपने विश्व के मानचित्र में देखा होगा कि भारत के बाद तिब्बत के पीछे फिर चाइना होता है और चाइना से आगे चलकर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो मंगोल आपको देखने को मिलेगा। और मंगोल जो लोग थे उन्होंने भारत पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से आक्रमण किया है। 13वीं-14वीं शताब्दी में उन्होंने आक्रमण किए। तो देखिए, भारत पर विदेशी आक्रमणों का यह सिलसिला 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भी चलता रहा। इन वर्षों में आक्रमणकारी थे मंगोल। तो हमने देखिए 12वीं शताब्दी तक देखा मोहम्मद गोरी ने अटैक किया था और 12वीं शताब्दी में ही उससे लड़ने वाला जो हमारा बहादुर योद्धा था तो वो था पृथ्वीराज चौहान। फिर मोहम्मद गोरी का ही जो सेनापति बख्तियार खिलजी था उसने बड़ी ही तबाही मचाई थी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में। सबसे ज़्यादा नुकसान तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा करके हमें पहुंचाया था। अब 13वीं-14वीं शताब्दी में जैसे ही मंगोल भारत पर आक्रमण करते हैं तो उन्होंने क्या किया देखते हैं। मंगोल मध्य एशिया की एक खाना बदोश जाति थी। इस जाति ने चंगेज खान के नेतृत्व में मध्य एशिया के बड़े भाग पर अपना नियंत्रण कर लिया था। जी हाँ डियर स्टूडेंट, ये एक खाना बदोश जाति थी। खाना बदोश आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये वो जाति होती है जो एक जगह पर नहीं टिकते हैं, अपने संसाधनों, धन धान्य और खाने तथा शिकार की तलाश में वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते रहते हैं। और इसी जाति ने जो है चंगेज खान के नेतृत्व में मध्य एशिया के बड़े भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसी का वंशज हुआ है बाबर, जो आने वाले समय में हम पढ़ेंगे कि भाई उसने भी भारत पर अटैक किया और लगभग 400 वर्षों तक उन्होंने अपना शासन चलाया था।
अब हम देखेंगे कि 13वीं तथा 14वीं शताब्दी में ये मंगोल भारत के लिए खतरा बने रहे। 1241 ईस्वी में मंगोलों ने लाहौर पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया था। तो देखिए 1241 की बात की गई है। 1241 की अगर हम बात करें तो इस समय भारत में जो दिल्ली से सिंहासन स्थापित था, दिल्ली से जो अपना सत्ता संभालते थे, तो वो कौन थे ये आपको देखना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि दिल्ली सल्तनत में कौन सी शासिका थी। तो यहाँ पर रजिया बेगम 1240 में उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर उसके चचेरे भाइयों ने जो है दिल्ली की गद्दी को संभाला था। उस समय की बात की गई है। 1245 ईस्वी में मंगोलों ने मुल्तान को भी जीत लिया था। लाहौर के बाद फिर 1241 में लाहौर को जीतने के बाद मंगोलों ने मुल्तान को भी जीत लिया था। यह भी आज पाकिस्तान में है। मंगोलों के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य लूट मार था। तो ये प्रजाति जो थी ये लूटमार करने वाली जाति होती थी। ये ज़्यादा से ज़्यादा धन के लिए लोगों को मार देते थे। मंगोलों के आक्रमणों के कारण भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अव्यवस्था फैल गई थी। तो अव्यवस्था तो फैलनी ही थी। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जितने भी राजा थे वो एक एक करके इन मंगोल आक्रमणकारियों के आगे टिक नहीं पा रहे थे और ये मंगोल जो थे बड़े ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहे थे। 1297 ईस्वी में मंगोलों ने कादिर खान के नेतृत्व में आक्रमण किया था। तो 1297 में आक्रमण करते हैं ये कादिर खान के नेतृत्व में। इस आक्रमण के दौरान उन्होंने सतलुज और ब्यास नदियों तक के क्षेत्र में लूटमार की थी। अब आप देख सकते हैं कि भाई ब्यास जो नदी है, सतलुज जो नदी है, उसके तट तक वो आ पहुंचे थे। यानी कि आज जो हमारा प्रेजेंट भारत है काफी हद तक वह इसकी सीमा में आ चुके थे। इसमें आगे भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। इससे उन्हें बहुत धन प्राप्त हुआ। अतः उन्होंने इसके बाद लगातार कई बार भारत पर आक्रमण किए और यहाँ तक आने के बाद उनका साहस और भी ज़्यादा 7वें आसमान पर पहुँच गया और वो भारत पर बहुत से आक्रमण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। 1299 ईस्वी में मंगोलों ने भारत पर एक बड़ा हमला किया। तो 1299 ईस्वी की बात बताई है और मंगोलों ने भारत पर एक बड़ा हमला किया था। इस बार उन्होंने दिल्ली तक के प्रदेश को लूटा। अब देखिए ये जहां से दिल्ली की गद्दी, जहां पूरे देश का शासन चलता था, यहां तक वो आज पहुंचे थे। इसके 4 वर्ष बाद 1303 ईस्वी में तारगी के, अब ये तारगी क्या है देखते हैं, नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर पुनः आक्रमण किया तथा पंजाब और दिल्ली के क्षेत्रों में लूटपाट मचाई। इसके बाद मंगोलों ने लूटपाट के उद्देश्य से 1305 ईस्वी और 1306 ईस्वी में भी भारत पर आक्रमण किए। तो डियर स्टूडेंट, 1241 से शुरू होकर के 1306 ईस्वी तक भारत पर लगातार आक्रमण होते रहे। ये हम अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं। आगे भी ये आक्रमण नहीं रुकते हैं। भारत पर मंगोलों का अंतिम आक्रमण 1327 ईस्वी में हुआ था और तारम सिरीन खान के नेतृत्व में यह आक्रमण हुआ था। भारत पर जबरदस्त आक्रमण हुए हैं विदेशी लोगों के द्वारा और भारत को बार बार लूटा गया है। इसके धन धान्य को अपने साथ वो काफ़ी मात्रा में लेकर के गए हैं, लेकिन फिर भी भारत की धरती और भारत के लोगों का जज्बा तो देखिए, हर बार फिर से वही अपने दम पर उठ खड़े होते हैं और वो इतना ज़्यादा हताश भी नहीं होते कि वो रुक जाएं। फिर देखिए मंगोलों के आक्रमण से भारत को बहुत अधिक हानि हुई। लगातार हो रहे आक्रमणों के कारण उत्तर पश्चिम का उपजाऊ क्षेत्र उजड़ गया। तो उजड़ना ही था क्योंकि किसानों के पास जो पूंजी थी वो अपनी खेती में लगा चुके थे।
खेती तहस नहस हो गई थी। अगली खेती करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, व्यापारियों के पास धन नहीं था। पंजाब की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। हमलों के कारण शासन व्यवस्था अस्थिर हो गई। तो शासन व्यवस्था भी अस्थिर होनी ही लाजमी थी। उसके पास उपयुक्त संसाधन नहीं थे, धन की कमी थी और योग्य सैन्य व्यवस्था भी उनके पास नहीं हो पा रही थी। सामाजिक ताना बाना टूटने लगा और उत्तर पश्चिम का समृद्ध नगर लाहौर तो बर्बाद ही हो गया था। तो बताया गया है सामाजिक ताना बाना यानी कि लोग जो हैं वो अस्त व्यस्त हो गए थे। जो सामाजिक रूप से नगर गांव बसे हुए थे वो बिखर चुके थे और उत्तर पश्चिम का जो समृद्ध नगर लाहौर होता था वह तो बर्बाद ही हो गया था। तो डियर स्टूडेंट, इस कदर हमारे इंडिया को विदेशियों ने लहूलुहान किया है। और आगे देखते हैं एक और आक्रमणकारी जो बहुत ही ज़्यादा विख्यात है भारत के इतिहास में, इसने भी जमकर के तबाही मचाई थी। तो देखते हैं तैमूर का आक्रमण। अब हम बात करते हैं तैमूर की। तो देखिए ये दोनों ही बाबर के वंशज हुए हैं, मंगोल और तैमूर। और देखिए 1398 ईस्वी में भारत पर समरकंद के शासक तैमूर ने आक्रमण किया था। समरकंद का शासक हुआ है ये तैमूर और इसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद था। तो देखिए सल्तनत काल की बताई गई है यहाँ पर बात। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान होता था और उन्हें तैमूर के आक्रमण को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। उसने क्या नहीं किया, उसने उनका मुकाबला नहीं किया। और यहाँ पर जो नसीरुद्दीन मोहम्मद था ये इतना योग्य भी नहीं था। वह स्वयं ही आक्रमण की सूचना मिलते ही दिल्ली छोड़कर भाग गया था। तो इतना डरपोक था वो दिल्ली ही छोड़ करके भाग गया जब उसे पता चला कि तैमूर का आक्रमण हुआ है। और तैमूर ने दिल्ली को खूब लूटा था। कहते हैं कि जमकर कई दिनों तक उसने हाहाकार मचाए रखा, लोगों को मारा काटा, घरों में जा करके और सबके घरों से जो मिला वही सोना चांदी आभूषण पैसे जवाहरात सब कुछ वो लूट करके बाहर ले आए। हजारों स्त्रियों पुरुषों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। वह दिल्ली से भारी मात्रा में सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट ले गया। तो लूट कर ले गया था वो ये सभी चीजें। बहुत से युद्धबंदी स्त्री पुरुष और बच्चों को दास बनाकर मुस्लिमों को बेच दिया गया। उसने बहुत से हमारे नागरिकों को बंदी बनाया और उनको दास बना करके मुस्लिमों को बेच दिया गया। तैमूर के नरसंहार की बात दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में कई सदियों तक होती रही। तो आज भी हम बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनते हैं कि कभी ऐसा खतरनाक एक हमला हुआ था जिसमें हर तरह का नुकसान हुआ था, वनस्पति का भी, पृथ्वी का भी, हमारी जो भूमि थी उसका भी, और इसके साथ ही हमारे धन धान्य का तो नुकसान हुआ ही था। संस्कृतियां उजड़ गई और सामाजिक ताना बाना टूट गया। फिर यहाँ पर देखिए दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्र को तैमूर ने बर्बाद कर दिया था। पंजाब पर उसके प्रतिनिधि ने कई वर्षों तक शासन किया। तो पंजाब पर उनका शासन रहा कई वर्षों तक। तैमूर के आक्रमणों ने सुल्तानों की सैन्य व्यवस्था की दुर्बलता को प्रकट करके सल्तनत के पतन में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो तैमूर के आक्रमण के समय जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद की कायरता को देखते हुए लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। आसपास के छोटे बड़े राजाओं ने एकीकृत होकर के इस सल्तनत काल को चुनौती दे दी थी, जिससे सल्तनत का पतन होना लाजमी था। तो ये हमारे देश के ऊपर तैमूर के आक्रमण हुए हैं डियर स्टूडेंट। अब हम देखते हैं कि एक और आक्रमणकारी जो हुए हैं, बाबर नाम का एक मुगल हमारे देश में आता है और वो किस तरह से अपनी शासन को यहाँ स्थापित करता है। तो आइए अब हम बाबर के विषय में जानते हैं। 16वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रमुख व्यक्ति जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम है। वह तैमूर का वंशज था।
जस्ट हमने अभी पढ़ा है तैमूर के विषय में, 1398 में जो आक्रमण करता है उसका ये वंशज था। उसका पिता मध्य एशिया में स्थित फरगना का शासक था। तो मध्य एशिया, ईरान इराक वाला जो क्षेत्र हम देखते हैं वहां पर फरगना जो रियासत थी उसका ये जो है इसके पिता शासक थे और उसी का ही ये बेटा था। पिता की मृत्यु के बाद वह अल्पायु में ही 1494 ईस्वी में शासक बना, लेकिन मध्य एशिया में उज़्बेकों की शक्ति के आगे, उज़्बेक थे वहां पर बहुत बड़ा समाज था और वो भी ताकतवर थे। जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो वो हैवी होते हुए आगे बढ़ गए, तो उनकी शक्ति के आगे उसकी एक न चली और अंत में वह 1504 ईस्वी में काबुल का शासक बन बैठा। वो उज़्बेकों के डर से अपने फरगना क्षेत्र को छोड़ करके काबुल की तरफ बढ़ता है और 1504 में वहां का शासक बनता है। काबुल से वह भारत पर हमले की योजना बनाने लगा। अब काबुल से भारत पर हमले की वो योजना बना रहा था क्योंकि उसने ऐतिहासिक बातें सब सुन रखी थी, उसने देखा था कि किस तरह से भारत पर हमला करने वाले काफी मात्रा में धन लेकर के गए हैं। तो 1519 ईस्वी में उसने भारत के सीमावर्ती किले बाजोर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। तो भारत के सीमावर्ती एक किला जिसका नाम था बाजोर, वहां पर वह 1519 में आक्रमण करता है और उसे जीत लेता है। इसके बाद उसने अपने दूसरे आक्रमण के दौरान पेशावर को जीत लिया। अब ये भारत के अंदर एंट्री कर गया और पेशावर जो हमारा बहुत ही बड़ा नगर होता था उसको भी ये जीत लेता है। इसके बाद 1520 ईस्वी में बाबर ने पंजाब के सियालकोट पर आक्रमण किया, लेकिन वह इससे आगे नहीं बढ़ सका। तो 1520 में पंजाब के सियालकोट में वो आक्रमण करता है। ये भी पाकिस्तान जो आज आप देखते हैं उसी क्षेत्र में है और यहाँ पर आक्रमण करने के बाद वह इस क्षेत्र से भारत की ओर ज्यादा नहीं बढ़ सका क्योंकि सैयदपुर के लोगों ने उसका डटकर मुकाबला किया था। सैयदपुर भी उसी स्थान पर है और वहां से आगे उसे बढ़ने नहीं दिया गया इन लोगों ने। इसके बाद बाबर ने अपना चौथा हमला पंजाब पर किया। अब उसने डायरेक्ट पंजाब पर हमला किया और यह उसका चौथा हमला था। उसने पंजाब को जीत लिया। बाबर का सबसे महत्वपूर्ण हमला दिल्ली की सल्तनत पर था और दिल्ली की सल्तनत पर जो हमला था यह पानीपत के मैदान में ये युद्ध हुआ था जो दिल्ली का सुल्तान था उसके और बाबर के बीच। यहाँ का सुल्तान उस समय इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश काफी समय तक चला है हमारे देश में। आगरा में इस वंश ने अपनी नींव रखी थी। फिर इसी वंश का सिकंदर लोधी भी हुआ है और गियासुद्दीन लोधी भी हुआ है। तो बहलोल लोधी इस लोधी वंश की स्थापना करते हैं। तो देखिए वह एक अप्रिय शासक था। कौन था? इब्राहिम लोधी एक अप्रिय शासक था। बाबर ने उसे 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में हराकर मार दिया था। तो वहीं उसको मार दिया और उसको दफन कर दिया था। पानीपत की पहली लड़ाई आज भी हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। आपके हरियाणा के एक जिले में ही जो है ये युद्ध होता है पानीपत में, और आज भी कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी लाल है। यहाँ काला अम्ब नाम का वो वृक्ष भी है जो इस युद्ध का गवाह है। और इस युद्ध की बहुत ही प्रचलित गाथाएं आज भी हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं। तो देखिए आगे क्या बताया गया है। डियर स्टूडेंट, ये हम हरियाणा का जो मैप है वो देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस ओर से कैसे क्या इस क्षेत्र में आक्रमण हुए हैं, कहाँ युद्ध हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारी दिल्ली। दिल्ली को हमारे हरियाणा ने 3 ओर से कवर किया गया है। और उसके बाद देखिए ये पानीपत है जहाँ पर पानीपत की लड़ाइयाँ हुई हैं। फिर ये तराइन, करनाल का जो तराइन क्षेत्र है यहाँ पर युद्ध हुए हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में। और ये वो क्षेत्र है पंजाब, और पंजाब यहाँ तक होने के बाद फिर इसके बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इधर से ही हमारे देश पर अटैक हुए हैं।
आगे हम पढ़ेंगे बड़े ही अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ चंडीगढ़ को दर्शाया गया है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ पर फिर हमारा जो कालका क्षेत्र है पंचकुला है, और यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ जो हमारा अंबाला जिला है, फिर यमुनानगर है, और फिर उसके बाद हम कुरुक्षेत्र को भी यहाँ देखते हैं, और इधर कैथल है। फिर यहाँ पर हम करनाल को देख पा रहे हैं, और करनाल के साथ साथ फिर हम आगे आते हैं दिल्ली की तरफ, तो पानीपत, सोनीपत, और फिर आगे चल के इस तरफ हम देखेंगे तो रोहतक है। और यहाँ जब हम आते हैं इस क्षेत्र में तो यहाँ जींद आ जाएगा, और जींद के बाद जब हम इस तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारा हिसार है। फिर यहाँ फतेहाबाद है, और ये सिरसा है। इस तरफ हम आते हैं तो ये हमारा भिवानी है, और भिवानी की तरफ भी यहाँ हमारा चरखी दादरी है, और चरखी दादरी से हम इधर आते हैं तो ये आपका महेंद्रगढ़ है। और फिर इस क्षेत्र में झज्जर है। झज्जर के बाद फिर हम यहाँ रेवाड़ी को देखेंगे, और रेवाड़ी के बाद फिर हम देखते हैं कि भाई गुरुग्राम है, और पलवल है, फरीदाबाद है। तो ये सारे शहर हमारे बहुत ही समृद्ध शहर है। प्राचीन समय से ही यहाँ पर औद्योगिकरण भी हो चुका था, और संस्कृति का निर्माण भी हो चुका था, और हमारे लोगों का जीवन बड़े ही धन धान्य से परिपूर्ण था। इसलिए दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र की ओर विदेशी आक्रमणकारी विशेष तौर से आकर्षित होते थे। आइए अब हम और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। बाबर आगे क्या करता है भारत में। तो देखिए, दिल्ली की सल्तनत को समाप्त कर दिया गया था बाबर के द्वारा। उसने मुगल राजवंश की नींव स्थापित कर दी थी। उसने आगे बढ़ते हुए राजपुताना पर कब्जा करने के लिए 1527 ईस्वी में राणा सांगा पर आक्रमण कर दिया था, और राणा सांगा महाराणा प्रताप के दादाजी थे। तो देखिए, जो बाबर है वो अकबर के दादा थे, और राणा सांगा महाराणा प्रताप के दादा थे। उसका सामना करने के लिए मेवाड़ के राणा सांगा ने मोर्चा संभाल लिया था। बाबर के सैनिकों में घबराहट और बेचैनी फैली हुई थी, क्योंकि उन्होंने राजपूतों के शौर्य और साहस की अनेक कथाएं सुन रखी थी। ये जो क्षेत्र था हमारा राजपूतों का, इसकी शौर्य की गाथाएं बहुत से प्राचीन समय से विदेशों में इस पृथ्वी पर फैली हुई थी, और बाबर के सैनिक भी इसी वजह से घबराए हुए थे। साहसी, सूरवीर, युद्ध और रक्तपात के शौकीन तथा राष्ट्रीयता की सशक्त भावना से ओतप्रोत का मतलब है पूरी तरह से भीगे हुए, उससे सने हुए या उसमें डूबे हुए, और राजपूतों को सामने पाकर मुगल सेना का आत्मविश्वास डगमगा रहा था। इतने वीर योद्धाओं के सामने आते हुए भी जो मुगल सेना थी वो हिचक रही थी। ऐसे में बाबर ने जिहाद का सहारा लिया। तो जिहाद क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये भी आपके जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये धार्मिक आधार पर लोगों के अंदर द्वेष भावना उत्पन्न करके उनके बीच लड़ाई झगड़े करवाना, या अपने धर्म का जो प्रचार करते हुए इसके खिलाफ या दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना। फिर इसके बाद बताया है मदिरा के प्याले तोड़कर अपनी सेना का मनोबल ऊंचा करने का प्रयास किया। तो बाबर बार बार जिहाद कर रहा था, धर्म के नाम पर लोगों में जोश, अपनी सेना में जोश भड़का रहा था, और उसने हाथी पर बैठे हुए मदिरा का प्याला अपने हाथों से तोड़ करके उन सैनिकों का जोश बढ़ाया। और यहाँ पर खानवा नामक स्थान पर राजपूतों ने वीरता से मुगलों का सामना किया। तो खानवा नामक स्थान है, वहाँ पर इनका सामना होता है दोनों सेनाओं का। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन बाबर की जीत हुई। दोनों ही पक्षों में काफी बुरी तरह से सेनाएं लड़ रही थी, और अंततः बाबर की जीत होती है। बाबर को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब राजपूत मेदिनी राय के
आसपास जो क्षेत्र था वहां एकत्रित होने लगे। मेदिनी राय के आसपास वाला क्षेत्र और वहां पर ये सभी राजपूत इकट्ठे होते हैं। 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय पर हमला कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच चंदेरी में जनवरी 1528 ईस्वी में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन राजपूतों ने अपने प्राणों की बलि देने से पूर्व मुगल सेना से भयंकर प्रतिशोध लिया। तो यहाँ पर राजपूतों को बहुत ही ज़्यादा हानि होती है और कम हानि तो यहाँ मुगलों को भी नहीं होती, उनको भी उतनी ही हानि होती है। फर्क सिर्फ इतना था कि इन सभी युद्धों में देखिए आगे क्या होता है, एक और युद्ध होता है। अगले वर्ष 1529 ईस्वी में बाबर ने घगरा के युद्ध में अफगानों को हराकर बिहार पर भी अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। जो अफगान थे शेरशाह सूरी के द्वारा जो अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ था उस क्षेत्र में, तो बाबर ने 1529 में बिहार के अफगानों को भी हराकर वहां पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। अब उसने जो राजपूतों के बहुत से राज्य थे, दिल्ली था, हरियाणा, पंजाब और लाहौर तथा इसके साथ ही बिहार तक बाबर ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। बाबर ऐसा कर पाया था क्योंकि उसके पास आधुनिक हथियार थे और उसकी सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी। उसके पास सबसे खतरनाक हथियार जो था वो थी तोपें। तो उसने तोपों का इस्तेमाल किया था इन युद्धों में। आगे देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थे बाबर के भारत में आक्रमण और उसके दौरान किए गए विभिन्न युद्ध और किस तरह से वो अपनी सत्ता भारत में स्थापित करता है, मुगल वंश की स्थापना करता है। अब इसके बाद हम एक युद्ध देखेंगे, नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था भारत पर, वो जानते हैं। 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण में औरंगजेब द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण, तो 17वीं शताब्दी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो 17वीं शताब्दी की बात कही गई है। तो 16वीं शताब्दी के जो 1650 के बाद का जो समय रहा है, 1658 से इसका शासन शुरू होता है औरंगजेब का। तो वहां से हम देखें तो देखिए क्या क्या बदलाव होते हैं। तो औरंगजेब जो है अपनी नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य में कमजोर हो गया था। उत्तराधिकार के युद्धों ने इस स्थिति को और भी शोचनीय बना दिया था, यानी कि और भी खराब कर दिया था इस दशा को। इसका लाभ उठाकर 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने, ईरान का शासक था ये, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस समय दिल्ली में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का शासन था। तो औरंगजेब के बाद फिर जो शासक हुए हैं मुगलों के, वो सारे ही ऐसे हुए हैं कि भाई ना के बराबर थे। पहली बात तो वो जो है एक कठपुतली मात्र ही शासक थे, अंग्रेज इनको नचा रहे थे। तो वह अपना अधिकतर समय जो है भोग विलास और आमोद प्रमोद में ही बिताया करते थे। लोग उसे मोहम्मद शाह रंगीला कहते थे। इसी विलासिता की वजह से लोगों ने उसके नाम के साथ मोहम्मद शाह तो नाम था ही, रंगीला भी लगा दिया था। वह नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में असमर्थ रहा। क्यों? क्योंकि उसकी सेना को नादिर शाह ने 24 फरवरी 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में हरा दिया था। अब यहाँ देखिए नादिर शाह ने करनाल के क्षेत्र में युद्ध किया था इसकी सेना से। नादिर शाह जो था ये 24 फरवरी 1739 में आगे बढ़ता है तब। तो नादिर शाह लगभग 2 मास यानी कि 2 महीने दिल्ली में रहा और जब वह ईरान लौटा तो 30 करोड़ रुपए नगद, 30 करोड़ रुपए तो नगद उस समय की बात है, सोना चांदी हीरे जवाहरात के अतिरिक्त 10 हाथी और 700 घोड़े तथा 10,000 ऊंट और 130 लेखपाल यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे वो, और 200 लोहार, लोहे का काम करने वाले, 300 राजमिस्त्री, तो राजमिस्त्री भी थे और 300 थे, 100 संगतरास कौन होते हैं? पत्थर को गढ़ने वाले होते हैं, पत्थर को काटकर एक अच्छा डिजाइन बनाने वाले कलाकार।
और 200 बढ़ई अपने साथ ले गया। जाने से पहले वह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को पुनः भारत का सम्राट घोषित कर गया। तो देखिए ऐसा भी हुआ है, ये एक खिलवाड़ ही हुआ है एक तरह से कि हम भाई बच्चे को उससे चीजें ले भी लेते हैं और जाते समय हम उसको एक टॉफी वापस दे देते हैं। तो ऐसा ही हुआ था। 2 महीने तक पहले तो वो लूटता है पूरी तरह से दिल्ली को, और फिर उसके बाद क्या करता है कि चलते समय ये सारी चीजें इकट्ठी करता है और चल पड़ता है, और जाते जाते कहता है कि मोहम्मद शाह ये राज्य अब तुम्हारा है, संभालो। आगे अगर हम बात करें, इसके आक्रमण ने भारत में मुगल राज्य की कमजोरी, अयोग्यता तथा निकम्मेपन की पोल खोल दी थी। तो यहाँ पर लोगों को पता चल गया था कि मुगलों में अब वो बात नहीं है जो उन्हें बादशाह माना जाए, और वो अब देश की रक्षा नहीं कर सकते। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया। उसके सैनिकों ने स्त्री, बच्चों और बूढ़ों तक को नहीं छोड़ा। 3 दिन तक दिल्ली में लूटपाट और कत्लेआम चलता रहा। 3 दिन में ही दिल्ली के साधारण जन से ही 3 करोड़ रुपए लूट लिए गए। तो यहाँ पर देखिए 3 दिन तक लगातार दिन रात जो है लूटपाट होती रही, कत्लेआम हुआ, और इन 3 दिनों में ही दिल्ली के साधारण जो लोग थे उनसे 3 करोड़ रुपए लूट लिए गए। नादिर शाह भारत से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लेकर ईरान वापस लौट गया। मयूर सिंहासन स्वर्ण सोने का बना हुआ था और नवरत्न जड़ित मुगल बादशाहों का सिंहासन था। इस पर नवरत्न जड़े हुए थे, जिसकी कीमत उस समय भी करोड़ों में थी। तो करोड़ों का सिंहासन ले गया था, और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिल्ली लूट जाने के डर से उसे पंजाब का पूरा प्रांत दे दिया। अब देखिए मोहम्मद शाह रंगीला और क्या करता है यहाँ पर, वो नादिर शाह को जो है क्या कहता है कि भाई दोबारा से हमारी दिल्ली पर आक्रमण मत करना, और इसके लिए हम तुम्हें पूरा जो पंजाब प्रांत है वो हम आपको दे रहे हैं। तो बताओ यहाँ पर बड़ी ही मूर्खतापूर्ण तरीके से दिल्ली को लुटवाया था इस शासक ने। आगे इसके बाद भी हम और भी युद्ध देखेंगे कि भारत पर और भी आक्रमण होते हैं। तो देखते हैं आगे। अहमद शाह अब्दाली आता है। अब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। तो देखिए 1756 ईस्वी में अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। उसने दिल्ली में लूट मचाई, बल्कि पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए मथुरा तक लूटमार करता हुआ चला गया। तो दिल्ली पर अटैक किया, दिल्ली में लूटमार मचाई। उसके बाद फिर ये पूर्व की ओर बढ़ते हुए मथुरा तक पहुंच गया, वहां भी ये लूटमार मचाता है। और अब्दाली की इन गतिविधियों को रोकने के लिए भारत में मराठों की शक्ति उभर रही थी। तो जब मराठे पूरे उत्तर भारत में पूर्व की तरफ जाते हुए लूटमार मचा रहे थे, अपना कब्जा कर रहे थे, हमारे धन धान्य को लूट रहे थे, लोगों को मार रहे थे, तो इनका सामना करने के लिए महाराष्ट्र के जो मराठे थे वो शक्ति उभर करके सामने आ रही थी। मराठों ने अब्दाली के विश्वस्त लोगों को पंजाब से हटा दिया था। तो मराठों ने भी अटैक करना शुरू कर दिया था। वो आगे बढ़ रहे थे और अहमद शाह अब्दाली जो है वो पूर्व की ओर बढ़ रहा था, और उसी के साथ साथ पीछे पीछे मराठे उसकी सत्ता को उखाड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे, तथा अपने एक विश्वसनीय व्यक्ति अदीना बेग को पंजाब का गवर्नर बना दिया। और अब्दाली ने क्या किया कि भाई आगे बढ़ता गया, और मराठे जो है उसकी सत्ता को उखाड़ते गए और वहां पर अपने गवर्नर नियुक्त करते गए। तो अदीना नाम का जो व्यक्ति था, अदीना बेग, उसे पंजाब का गवर्नर बनाया था मराठों ने। फिर अब्दाली को इससे बड़ा क्रोध आया था, उसने पुनः भारत पर हमला कर दिया। मराठों ने उसका सामना किया, और वह पलट करके जब हमला करता है मराठों की तरफ, तो फिर मराठे भी उसका सामना करते हैं डट करके। और देखिए फिर दोनों सेनाओं के बीच 14 जनवरी 1761, तो दोनों सेनाओं के बीच में क्या हुआ, 14 जनवरी 1761 में
पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। अब्दाली को मुगल सरदारों ने बहुत सा धन दिया और वह दिल्ली से वापस जाते समय शाह आलम को मुगल बादशाह घोषित कर गया। तो ये तो वही बात हो गई जो इससे पहले नादिर शाह ने किया था मोहम्मद शाह रंगीला के शासन के दौरान। तो यहाँ पर देखिए, मराठे जब लड़ रहे थे तो ये जो दिल्ली के बादशाह थे ये आराम से देख रहे थे। फिर बाद में क्या हुआ, जब मराठे हार गए तो ये पहले ही घुटने टेक चुके थे। यहाँ जो मुगल थे उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को बहुत सारा धन दे दिया और जाते समय क्या हुआ कि शाह आलम जो उस समय के मुगल बादशाह होते थे उसको बादशाह भी घोषित करता है अहमद शाह अब्दाली। इसके बाद 1767 ईस्वी में उसने पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया। तो देखिए, अब्दाली की ही बात बताई है, 1767 में फिर आता है और दिल्ली पर आक्रमण करता है। अब्दाली के आक्रमण से भारत को बड़ा आर्थिक और राजनीतिक नुकसान हुआ था। अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराकर उनकी दिल्ली पर सत्ता स्थापित करने की संभावना समाप्त कर दी थी। अब्दाली के आक्रमण से पंजाब एक बार पुनः बर्बाद हो गया और अब्दाली ने भारत से बड़ा धन प्राप्त किया। तो देखिए, ये वैसे ही रहा कि जिन जिन क्षेत्रों में आक्रमण हुआ वो बर्बाद हुए और फिर से बसे, फिर से बर्बाद हुए, फिर से बसे। फिर इसके बाद अब्दाली से हार कर मराठों की भारत को जीतने की योजना को गहरा धक्का लगा था। तो मराठे भी जो है चाहते थे कि हम धीरे धीरे अपनी सत्ता पूरे भारत में कायम कर दें, लेकिन अब्दाली से हारने के बाद वो सीमित हो गए, जिसने भारत को अनेक वर्षों तक लूटा। किसने? अब्दाली ने। 7वीं सदी से 18वीं सदी के बीच भारत पर विदेशी आक्रांताओं होते हैं जो लूटमार मचाते हैं, ने एक के बाद एक लगातार आक्रमण किए, जिनका भारतीय जनता ने वीरता, साहस एवं शौर्य से सामना किया। कई अवसरों पर भारतीय शासकों की आपसी फूट और आदर्शवादिता उनकी असफलता का कारण बनी। तो देखिए, यहाँ पर बताया है कि जो हमारे रियासतों के राजा थे उनके बीच में आपसी फूट थी, मनमुटाव था। एक के साथ युद्ध होता था तो दूसरा साथ नहीं देता था। फिर कुछ ऐसे राजा थे जो आदर्शवादिता का बिगुल बजाए हुए रहते थे। आदर्शवादिता क्या है कि वो क्या करते थे, भाई जो पड़ोसी है दूसरे देश के साथ या दूसरे आक्रमणकारी के साथ जो लड़ रहा है उनके बीच में वो अपना कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। वो कहते थे वो उनका अपना मामला है। तो इस तरह से उनके आदर्श भी एक एक करके जो है उनको कमजोर बनाते गए। जब बात हो विदेशी आक्रमण की, किसी दूसरे देश के राजा के आक्रमण की, तो उस समय हमें अपने आदर्श, आपसी फूट को छोड़ करके एक धागे में बंध जाना चाहिए। फिर देखिए, लेकिन भारतीयों ने इन विदेशी आक्रांताओं के दमन के आगे कभी घुटने नहीं टेके तथा अपनी सभ्यता और संस्कृति के अटूट मूल्य को बनाए रखा। तो ये हमारे भारत के लोगों की जज्बे हैं, उनकी जज्बा और उनका जो सहनशील होना है उसको हम सलाम करते हैं। आगे देखेंगे कि भाई जो ये आक्रमण हुए हैं, विदेशी आक्रमण, इनकी प्रवृत्ति क्या थी और फिर भारतीय शासकों ने क्या क्या गलतियां की तथा इन आक्रमणों का भारत पर, भारत के समाज पर, ताने बाने पर क्या प्रभाव रहे हैं, सब जानेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे विदेशी आक्रमणों की प्रवृत्ति। 7वीं सदी से 18वीं सदी के बीच हुए इन सभी विदेशी आक्रमणों की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। तो यहाँ देखिए, ये सभी इस्लामी आक्रमण थे, मंगोल आक्रमणों को छोड़ करके। एक मंगोल आक्रमण ऐसा था जो इस्लामी नहीं था और इसके अलावा जितने भी आक्रमण हुए हैं भारत पर 7वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक, ये सभी इस्लामी थे। फिर है, अधिकतर आक्रमणकारियों ने सांप्रदायिक उत्साह और जिहाद का सहारा लिया। तो सबसे पहले तो वो सांप्रदायिक आधार पर वो भेद करते थे और उनको ताकत के रूप में इस्तेमाल करते थे और धर्म को वो जिहाद का नाम दे करके सहारा लेते थे।
फिर लूटपाट और हत्याएं भी ये सारे करते हुए आगे बढ़े। फिर है इस्लाम का प्रसार। इन आक्रमणों का मुख्य यानी कि जबरन धर्मांतरण। धर्मांतरण क्या होता है? किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने धर्म में ले आना। ठीक है, यही उनका उद्देश्य था, जिससे इन आक्रमणकारियों का भारतीय संस्कृति में आत्मसातीकरण नहीं हो पाया। तो यहाँ पर भारतीयों की खास बात है कि इनका दिल जीत करके अगर हम जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन जबरन इनसे कुछ नहीं करवाया जा सकता। शायद यही कारण रहा कि इन मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे, इनके अत्याचारों के बावजूद भी हमारी भारतीय संस्कृति में इनको नहीं आत्मसातीकरण होने दिया हमने। फिर देखिए, सभी आक्रमणकारियों को वीरता, साहस और शौर्य से ओत-प्रोत भारतीय जनता के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। तो भारतीय जनता ने इनका डट कर के सामना किया है, इनके हर अत्याचारों को सहा है। इन्हीं के बीच से बहुत से ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने आगे बढ़ कर के एकदम उन पर प्रहार भी किए हैं। फिर है आक्रमणकारी अनैतिक युद्ध नीति का प्रयोग करके ही विजय प्राप्त करने में सफल हुए थे। तो वो क्या करते थे? वो बूढ़े, बच्चे और महिलाओं को अपना बंदी बनाते थे और उनके दम पर हमारे देश के जो वीर योद्धा हुए हैं, जो जवान हुए हैं, उनको घुटने टेकने पर मजबूर वो करते थे। फिर आगे बताया गया है कि भारतीय हिंदू शासकों ने युद्ध के समय भी अधिकतर उच्चतम नैतिक आदर्शों का पालन किया, जो उनके लिए आत्मघाती साबित हुआ। तो हमारे भारत में सदा से ही ये रीत चली आई है कि भाई हम अपने आदर्श को निभाते हैं। हमारे देश के जो राजा थे वो निहत्थों को नहीं मारते थे, जिसकी हथियार गिर जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं तो उसको जीवन दान देते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मोहम्मद गौरी को दिए गए पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जीवन दान थे, लेकिन फिर भी उसी की ही पीठ पर छुरा घोंपा गया था। तो हमारा समाज, हमारे समाज में रहने वाले लोग कभी भी अनैतिक आदर्शों का पालन नहीं करते थे, वो केवल नैतिक आदर्शों को ही लेकर के आगे बढ़ते थे। शायद ये नैतिक आदर्श जो थे यही हमारे लिए आत्मघाती साबित हुए। हमें अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए आदर्श को पीछे रखकर ही डिसीजन लेना चाहिए। अधिकतर आक्रमणकारियों ने भारतीय हिंदू शासकों के मनोबल और आत्मविश्वास को चकनाचूर करने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति के वाहक बड़े बड़े प्रतिष्ठानों, सांस्कृतिक केंद्रों और मंदिरों को ध्वस्त किया। तो देखिए, यहाँ पर हमारी जनता को, हमारे बड़े बड़े साम्राज्यों को कमजोर करने के लिए, उनका आत्मविश्वास तोड़ने के लिए, मनोबल कम करने के लिए प्रत्येक आक्रमणकारी हमारी परंपराएं, संस्कृति और हमारे जो सांस्कृतिक केंद्र और मंदिर थे उन पर ही अटैक करते थे ताकि हम अंदर से टूट जाएं। फिर है तुर्कों अरबों की सेना में अच्छी नस्ल के अरबी तुर्की घोड़े थे। तो यहाँ पर सोचने वाली बात भी ये है कि तुर्क और अरब के जो आक्रमण हुए हैं उनकी सेना में अच्छी अरबी नस्ल के घोड़े होते थे। ये घोड़े लंबे कद काठी के होते थे, ज़्यादा लंबे समय तक युद्ध क्षेत्र में टिके रहते थे, इनकी दौड़ मजबूत थी। फिर यहाँ पर देखिए, भारतीय हिंदू शासकों की सेना में हाथियों की अधिकता से आक्रमण में तीव्रता नहीं आ सकी। तो ये भी हमें देखना है। अरबों और तुर्कों में घोड़े थे तो वो तीव्र गति से अपने सारी गतिविधियां कर लेते थे, लेकिन भारतीय हिंदू जो शासक थे वो और हाथियों के बड़े शौकीन थे और वो हाथियों को लेकर ही युद्ध में जाते थे। इसलिए हाथी जो है मूवमेंट करने में थोड़ा सा इतना सक्रिय नहीं होता है, तो इसलिए ये भी एक कारण रहा होगा। तो आइए अब हम देखते हैं भारतीय शासकों की जो भूलें हुई हैं, क्या क्या भूल की हैं जिनका खामियाजा हमने काफ़ी सैकड़ों वर्षों तक उठाना पड़ा। तो देखिए, दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम की सेना पर तब आक्रमण नहीं किया जब वह अपनी सेना की थकान उतार रहा था और अपने बीमार घोड़ों का इलाज कर रहा था।
जब पहला आक्रमण हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे देश में एक के बाद एक 636 से 712 तक जब ये आक्रमण हुए हैं, तो 712 का जो आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, तो बड़ा जबरदस्त आक्रमण हुआ था, लड़ाई हुई थी। उस युद्ध में दोनों तरफ से सैनिक और घोड़े लहूलुहान हुए थे और उनका इलाज कर रहा था मोहम्मद बिन कासिम और अपनी थकान उतार रहे थे। तो बिल्कुल आसानी से इनको घेर करके मारा जा सकता था, लेकिन हमारा जो दाहिर राजा था उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह मानता था कि वह युद्ध के नियमों के खिलाफ है। फिर पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में हारने के बाद भी वापस जाने दिया था। यह भी हमारी उदारता और हमारे गुलामी का कारण बनी। फिर आनंद पाल ने महमूद पर तब आक्रमण नहीं किया जब वह इलाख खान के साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। तो यहाँ पर देखिए, इलाख खान के साथ जब युद्ध चल रहा था, तो हमारा जो आनंदपाल राजा था उसने ऐसा नहीं किया कि महमूद पर फिर वहीं जाकर के अटैक करे अपनी सेना ले जाकर के। तो हो सकता था महमूद को उसी समय मिलकर के मारा जा सकता था। फिर आगे है, इब्राहिम लोधी ने थकी हुई बाबर की मुगल सेना को 7 दिन तक आराम करने और इस बीच खाइयां खोद लेने का समय दे दिया था। तो बाबर की सेना लगातार युद्ध लड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। पानीपत में जब युद्ध चल रहा था, लगातार 7 दिनों तक जो है आराम करने का उनको मौका दिया था इब्राहिम लोधी ने, जिसकी वजह से बाबर और बाबर की सेना ने वहां पर अपनी रणनीति के तहत खाइयां खोद दी थी और वो जिससे अपने आप को बचा सके थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उच्चतम गुप्तचर व्यवस्था, यानी कि चाणक्यकालीन जो उच्चतम गुप्तचर व्यवस्था थी, जिसे हम सीबीआई कहते हैं, का स्तर मध्यकाल के भारतीय शासक बनाए रखने में असफल रहे। तो इतनी सशक्त यह व्यवस्था नहीं रही जो प्राचीन समय में होती थी, और ये सशक्त न होने की वजह से हमें सही समय पर सही जानकारी नहीं मिली। इसलिए हमारे शासक भी जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान में रहे। फिर है महाकाव्यलीन तीरंदाजी। तो ये देखिए बताया गया है कि महाकाव्यकालीन तीरंदाजी का स्तर मध्यकाल में गिरता चला गया था, जबकि तुर्कों की सेना में एक टुकड़ी प्रशिक्षित तीरंदाजी की थी। तो तीरंदाजी जो है ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। जैसे जैसे मध्यकाल में हम आगे बढ़ते हैं, तो भारत के जो योद्धा हुए हैं, भारत के जो राजा हुए हैं, वो अपनी सैन्य टुकड़ी में तीरंदाजी को कम करते चले गए और तलवार, भाला आदि इन हथियारों के दम पर युद्ध लड़ते थे। जिसके बाद फिर जो विदेशी आते थे उनके पास एक सशक्त तीरंदाजों की जो है प्रशिक्षित टुकड़ी होती थी। इस तीरंदाजी का एक बेनिफिट ये होता है कि हमें दुश्मन को मारने के लिए पास नहीं जाना पड़ता, हम दूर से ही उसे मार देते हैं। तो ये भी हमारे राजाओं की एक बहुत ही बड़ी गलती रही। उन्होंने अपनी सेना में तीरंदाजों को अच्छे से प्रशिक्षित नहीं किया हुआ था और वो महत्व भी नहीं देते थे। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत से कारण रहे हैं हमारे संस्कृति में, हमारे प्राचीन समय में, कि जो हम हारने का मुंह देख पाए और हमारे देश को सैकड़ों वर्षों तक गुलामी सहनी पड़ी। कभी किसी की बार बार उजड़े हैं, बार बार फिर से संगठित हुए हैं, फिर उजड़े हैं, फिर से संगठित हुए हैं, फिर हमारे लिए आज़ादी आई, फिर नया संविधान बना, फिर से बिखराव की स्थिति बनती जा रही है। आइए अब हम देखते हैं विदेशी आक्रमणों के भारत पर पड़े प्रभाव। तो विदेशी आक्रमणों के भारत पर प्रभाव पड़े हैं। ये तो विदेशी आक्रमण थे जब हमारे देश के ही अंदर या फिर किसी देश के अंदर जब दो क्षेत्रों में, दो राज्यों में, दो राजाओं में जब झड़प होती है, उसका ही बहुत बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ता है। तो ये तो बड़े स्तर पर हमारे देश में आक्रमण हुए थे और वो भी विदेशी, तो इनके प्रभाव पड़ने तो लाजमी थे ही। तो भारत में विदेशी आक्रमणों के प्रभाव को 2 भागों में बांटा जा सकता है, और ये 2 भाग कौन से हैं?
तत्कालीन प्रभाव, तत्कालीन का मतलब है जो हाथों हाथ प्रभाव पड़े हैं वो, और दूसरे हैं दूरगामी प्रभाव, जिनका रिजल्ट काफी वर्षों के बाद सामने आता है। पहले हम तत्कालीन देखते हैं। तो तत्कालीन प्रभाव में इन प्रभावों से हमारा अभिप्राय है कि मोहम्मद बिन कासिम गजनवी और गोरी के आक्रमणों के उस समय भारत पर क्या प्रभाव पड़े। उदाहरण के लिए इन हमलों में व्यापक जनधन की हानि हुई, कला और साहित्य को आघात पहुंचा। संक्षेप में अरब और तुर्कों के आक्रमणों के निम्नलिखित तत्कालीन प्रभाव पड़े थे। अब हम देखेंगे क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। तो पहला प्रभाव है इस्लाम का प्रसार। अरबों और तुर्कों में नया धार्मिक जोश था और उन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए ही भारत पर आक्रमण किया था। उत्तरी भारत पर अधिकार करने के बाद उन्होंने इस्लाम का बड़ी तेजी से प्रसार करना शुरू कर दिया था। आक्रमणकारियों के साथ अनेक उलेमा मौलवी भारत आए। उन्होंने भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार किया। तलवार की नीति असफल होते देख लालच का सहारा लिया। यहाँ पर बताया है कि तलवार की नीति यानी कि लोगों की गर्दन पर तलवार रख करके इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया जाता था, या बच्चों को शिकार बनाया जाता था, या उनकी महिलाओं या बुजुर्गों को, और फिर जो है उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जाता था। जब यहाँ पर वो असफल रहे, लोगों ने इसको नहीं माना, तो उन्हें लालच देने का प्रयास भी किया, लेकिन फिर भी इस्लाम का अधिक प्रसार नहीं हो पाया था। हमारे देश में इस्लामिक प्रसार तो हुआ, लेकिन उस गति से उतना नहीं हुआ जितने ये आक्रमणकारी चाहते थे। क्यों नहीं हुआ, इसका शायद यही एक कारण हो सकता है। वैसे तो धर्म कोई भी गलत नहीं होता, शिक्षाएं सभी की सही होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे अपनाते कैसे हैं, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर जो तरीके अपनाए गए थे अपने धर्म के प्रसार के, वो थे तलवार के दम पर उनको मारना पीटना, उनको लालच देना, और इस तरह के तरीकों को देख करके हमारी संस्कृति ने उनको अवॉइड कर दिया था कि हम यहाँ नहीं अपनाने वाले ऐसी तरीके से। तो यहाँ पर अगर यही आक्रमणकारी न बन करके आगे अगर ये कोई सैलानी बन के आते, व्यापारी बन के आते, या फिर और किसी तरीके से आते, और यहाँ पर आने के बाद लोगों के साथ मिलते जुलते, बातें करते, उनकी संस्कृति का आनंद उठाते, इस तरह की अगर कोई बातें होती, तो शायद हमारे देश के ये जो मासूम लोग उस समय होते थे, तो खुशी खुशी उनको तुरंत अपना लेते और उनके धर्म में रम जाते। तो इसी तरह से आगे देखिए, जनधन की हानि भी होती है। गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी में अनेक बार आक्रमण किए थे। तो ये बात तो बिल्कुल जग जाहिर है, 17 बार इसने आक्रमण किए थे और बड़े ही खतरनाक आक्रमण थे। तो देखते हैं, महमूद के इन आक्रमणों का उद्देश्य धन प्राप्त करना था। नगरकोट, कन्नौज, मथुरा और सोमनाथ से वह अपार संपदा ले जाने में सफल रहा। यद्यपि गोरी के आक्रमणों का सीधा लक्ष्य धन प्राप्त करना नहीं था, लेकिन उसके अभियानों में कत्ले आम जैसी घटनाएं देखने में मिलती हैं। अनेक लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। नालंदा और विक्रमशिला के मठों को आग लगवा दी। दोनों आक्रमणों में भारत को जनधन की हानि उठानी पड़ी। फिर इसके बाद देखते हैं कमजोर युद्ध नीति। तुर्क आक्रमण के समय भारतीयों की कमजोर युद्ध नीति उजागर हुई। भारतीय शासक सेना में अधिकांश हाथियों का प्रयोग करते थे, जबकि तुर्कों के पास अश्व यानी कि घोड़े सेना अधिक थी। अश्व हाथियों की तुलना में अधिक तेज और फुर्ती के साथ मुड़ सकते थे। इसके अतिरिक्त भारतीयों का सैन्य संगठन कमजोर था और तुर्कों के पास भारतीयों की तुलना में कम सेना थी, लेकिन वह नियोजित ढंग से बटी हुई थी। मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में कम सेना होने पर भी युद्ध नीति का ठीक ढंग से संचालन करके तथा अपनी सेना का नियोजित ढंग से बांट रखा था और विजय प्राप्त की। तो यहाँ पर उसकी विजय के ये कारण बताए गए हैं। एक कुशल नेतृत्व था।
फिर आगे बताया है कला एवं साहित्य को आघात। गजनवी के आक्रमणों में भारतीय मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने की विशेषता उभरकर सामने आई। थानेश्वर, नगरकोट, मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ में इमारतों और धर्मस्थलों और मंदिरों को तोड़ा गया। ये भव्य कला की मूर्तियां और नमूने सदा के लिए नष्ट हो गए। तो गजनवी न केवल हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों को लूटता था, वो लूटने के साथ साथ लोगों को मारता था। हमारे जो मंदिर थे और जो मंदिरों में मूर्तियां थी उनको तहस नहस कर देता था। ये सोच लेकर के वो आगे बढ़ता था। महमूद ने केवल मंदिरों और मूर्तियों को ही नहीं तोड़ा, बल्कि वह अनेक उच्च कोटि के कलाकारों और शिल्पकारों को अपने साथ गजनी ले गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो यहाँ देखिए किस कदर हमारी संस्कृति पर प्रहार हुआ था। उसके कृत्यों से भारतीय स्थापत्य कला पर बुरा असर पड़ा। गोरी के आक्रमणों में मंदिरों पर हमले तो दिखाई नहीं देते, लेकिन गोरी के सेनापतियों द्वारा इस प्रकार का नुकसान पहुंचाया गया। उदाहरण के लिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा बौद्ध विहार को आग लगवा दी थी। इस विहार में अनेक अमूल्य पुस्तकें और पांडुलिपियां जलाई गई थी। तो हमारी संस्कृति और जो प्राचीन हमारी सभ्यताओं के साक्ष्य रहे हैं, उन सभी अमूल्य वस्तुओं को, उनको, इमारतों को और सभी तरह से नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद अगर हम बात करें भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना की कि किस तरह से तुर्कों ने भी भारत में अपनी सत्ता स्थापित की, तो देखते हैं। तुर्क आक्रमणों से भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना होती है। यह तुर्क आक्रमण का सबसे व्यापक तत्कालीन प्रभाव था। गौरी ने पंजाब पर अधिकार करके भारत के अंदरूनी भागों पर भी कब्जा कर लिया था। तो पंजाब पर सबसे पहले उसने अधिकार किया, उसके बाद उसने जो है फिर भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में भी कब्जा कर लिया था। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद तो उसने दिल्ली, कन्नौज, अजमेर, मथुरा ये सभी जो भाग थे और फिर गुजरात पर भी अधिकार कर लिया था। मोहम्मद गौरी के गुलामों ने भारत के अनेक क्षेत्रों को विजित किया और इस प्रकार 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के समय भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। एक बहुत बड़े क्षेत्र में हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत था, यहाँ पर तुर्क साम्राज्य की स्थापना 1206 तक हो जाती है। फिर 1206 के बाद इसकी दास के द्वारा दास वंश की स्थापना की जाती है। और अब हम आगे देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब तक तो हमने पढ़े हैं तत्कालीन प्रभाव जो हमारी संस्कृति पर पड़े हैं। अब हम पढ़ेंगे दूरगामी जो प्रभाव पड़े हैं उनका क्या कुछ रहा है भारतीय समाज में, संस्कृति में। तो देखिए, महमूद गजनवी और गौरी के सफलतापूर्वक अभियान में भारत में तुर्क शासन की शुरुआत हुई। फिर इसके बाद इस नए राजनीतिक तत्व के प्रवेश से मूलभूत ढांचे में बदलाव न होने के बावजूद भी तुर्कों के आक्रमण ने भारतीय समाज के जीवन के सभी क्षेत्रों में नए तत्वों को पैदा किया और इन नए तत्वों के दूरगामी प्रभाव समाज पर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे समाज पर इन महमूद गजनवी और जो गौरी था, इनके आक्रमणों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। इन्हीं की वजह से तुर्क साम्राज्य स्थापित होता है। और फिर गजनवी का क्यों प्रभाव पड़ता है भाई? गजनवी 17 बार जो है हमारे देश पर आक्रमण करता है, मारकाट मचाता है, तो जिसकी वजह से हमारा जो सामाजिक संगठन है वो कमजोर हो जाता है। फिर यहाँ पर देखने वाली बात है कि गौरी इस बात का फायदा अच्छे से उठा लेता है। क्यों? हम उस तरह से नहीं उठ खड़े हुए थे, मजबूत नहीं हुए थे कि फिर दूसरा अटैक हो जाता है। तो इस तरह से हमारे समाज के जीवन के सभी क्षेत्रों में जो क्या होता है कि ये एक असमानता या असमंजस्य फैल जाता है, जिससे तालमेल नहीं हो पाता।
तो देखते हैं दूरगामी प्रभाव में कौन कौन से प्रभाव पड़े हैं हमारे समाज पर। तो आइए अब हम बात करते हैं नंबर 1, भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना। तो इस्लामी राज्य की स्थापना होती है पूर्व मध्यकाल में हर्ष की मृत्यु के बाद। आपको याद आया होगा कि 590 ईस्वी में पैदा होने वाले हर्षवर्धन, जो कि कुरुक्षेत्र के थानेसर को अपनी राज्य को संभालते हैं, फिर कन्नौज को दूसरी राजधानी बनाते हैं और फिर अपनी बहन को वो कन्नौज एज ए गिफ्ट भी दे देते हैं। तो हर्ष की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी। हर्षवर्धन का समय जो था वो सहर्ष था, यानी कि पूरे भारत का जो एक समग्र नाम था वो पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ था। कोई भी अटैक करने के लिए साहस नहीं जुटा पाता था। राजपूत शासक सामंतों पर निर्भर होते थे। तुर्क शासन की स्थापना पर केंद्र पुनः शक्तिशाली होकर उभरा और बताया है अब सुल्तान सत्ता का सर्वेसर्वा बन गया था। अब सुल्तान जो है वही सत्ता का सब कुछ बन गया था। सुल्तान प्रभुत्व संपन्न और स्वतंत्र राजा था। फिर दिल्ली के सुल्तान की शक्ति पहले के भारतीय राजाओं से भिन्न थी और अधिक थी। सुल्तानों के अधीन जिन राजाओं या सल्तनत की स्थापना हुई उसकी प्रकृति इस्लामी राज्य की थी, जिसमें उलेमाओं का प्रभाव था। तो वो क्या करते थे कि भाई दिल्ली पर जब इन जो तुर्क थे इनका अधिकार हुआ, जो मुस्लिम शासक थे उनका अधिकार हुआ, तो उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में भी इस्लामिक सत्ता स्थापित कर दी और फिर वहाँ पर उलेमाओं के माध्यम से जो है शासन को संभाला जाने लगा। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाने लगा। फिर नंबर 2 है सामंती प्रथा का पतन। सामंती प्रथा क्या होती है ये आपको पता है भाई। जो राजा होता है तो राजा बड़े बड़े जमींदारों और जागीरदारों को जो है खेती करने के लिए भूमि दे देता है और सामंत जो है वो किसानों को दे देता है और सामंत ही वहाँ के क्षेत्र से अपने अपने जो क्षेत्र दायरा होता है वहाँ से टैक्स प्राप्त करता है और वो राजा को टैक्स देता है। तो इस तरह से देखिए सामंती प्रथा का पतन होता है। तुर्कों के आक्रमण के बाद राजपूत कालीन सामंती व्यवस्था का पतन हो गया। तुर्क शासकों ने मुख्य राजपूत सरदारों को उनके पद से हटा दिया था। सामंतों को अब किसी क्षेत्र विशेष पर शासन करने का अधिकार नहीं था। सारा अधिकार सुल्तान के हाथ में केंद्रित था। इससे इस काल में राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण हुआ। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, जब पूरा क्षेत्र एक ही शासन के हाथ में आ गया तो राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण होना तो लाजमी था। यद्यपि सुल्तान राजपूत सरदारों का पूरी तरह से उन्मूलन नहीं कर पाए। उन्मूलन का मतलब है उनका खात्मा नहीं कर पाए। कर प्रणाली की शुरुआत इस्लामिक प्रथा के अनुसार हुई। हिंदुओं से जजिया नामक कर लिया जाने लगा। जजिया नामक कर क्या होता था? यह हिंदुओं के धार्मिक अनुष्ठानों पर लगने वाला कर होता था या फिर वो जो यात्रा करते थे उस पर कर लगता था। अब देखते हैं हम पॉइंट नंबर 3, इस्लामी स्थापत्य का विकास। तो इस्लामी स्थापत्य क्या होती है और किस तरह से इसका विकास होता है भारत में। तुर्क आक्रमण के प्रभाव से भारतीय स्थापत्य कला को नुकसान हुआ, ठीक है, क्योंकि सभी ने हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचाई और उस पर प्रहार किया। फिर इसके बाद है इसके स्थान पर एक नई कला का उदय हुआ। इस कला की अपनी ही कुछ विशेषताएं थी। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण इसी काल या इसी कला से हुआ है। काल नहीं है, इसी कला से हुआ है। इस नई स्थापत्य कला में चूना मिश्रित नए मसालों का प्रयोग भवनों के निर्माण में हुआ। इस नई तकनीकी से इमारतों में दृढ़ता आई। पहले
मिट्टी के घर बनाए जाते थे, लेकिन फिर ये स्थापत्य कला आई और उसमें जो है मिट्टी के साथ साथ चूना और मसाले का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे भवनों को स्थायित्व प्राप्त हुआ, यानी कि वो मजबूती मिली उन भवनों को। और बहुत ही आकर्षक जो नमूने थे वो हम आज भी देख सकते हैं। एक से एक पुरानी बिल्डिंग है और आपने कारीगरी तो पहले से ही देख रखी है उस समय की। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 है शिक्षा और भाषा पर प्रभाव। तो हमारे देश की शिक्षा और भाषा पर भी प्रभाव पड़े हैं तुर्कों के द्वारा। तुर्कों के आगमन से भारतीय शिक्षा केंद्रों का ह्रास हुआ। ह्रास का मतलब है उनमें कमी आई और शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसे मदरसा प्रणाली कहते हैं। पहले जो थे गुरु ही गुरुकुल में शिष्यों को अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, लेकिन बाद में फिर तुर्कों के आने के बाद मदरसा प्रणाली शुरू हो जाती है। यह शिक्षा प्रणाली भारतीय प्रणाली से भिन्न थी। यह शिक्षा मस्जिदों में दी जाती थी। इस्लाम में शिक्षक विद्यार्थी के घर जाकर भी शिक्षा प्रदान कर सकता था। तुर्कों के आगमन से भारत में फारसी भाषा का उदय हुआ। तो भारत में फारसी भाषा को कौन लेकर के आए थे? तुर्क लेके आए थे। फिर है तुर्क शासकों ने अपने राजकार्यों में इस भाषा को प्राथमिकता दी। तो जो फारसी भाषा थी उसको अपने राजकार्यों में प्राथमिकता दी थी। फिर यहाँ बताया है कि सैनिकों और विद्वानों ने इस भाषा को भारत के अनेक स्थानों पर पहुंचाया था। सैनिकों और विद्वानों ने इस भाषा को भारत के अनेक क्षेत्रों तक पहुंचा दिया। इस प्रकार देखते ही देखते भारतीय समाज का स्वरूप बदलने लगा। और ये जो फारसी भाषा थी और जो इस्लामिक पद्धतियां थी, ये भी हमने काफ़ी हद तक हमारे समाज में समायोजित कर ली। जो हम समायोजित कर पाए, हमारे बुजुर्गों ने वो समायोजित कर लिए, और जो समायोजित नहीं कर सकने वाली थी उनके सामने वो झुके नहीं। तो आगे देखते हैं। चलिए अब हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं और देखते हैं हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या समझा। तो देखिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारत पर अनेक विदेशियों ने आक्रमण किए। बिल्कुल हमने एक एक करके पढ़े हैं, इनको कोई भी ये नहीं कह सकता कि इन्होंने आक्रमण नहीं किए थे, और ऐसा जो इन्होंने किया है ये भी साक्ष्य के साथ है। यद्यपि इन आक्रमणों की वजह से भारत की सामाजिक तथा धार्मिक पृष्ठभूमि और भारतीय दर्शन तथा संस्कृति, फिर आर्थिक स्थिति और राजनीतिक दृष्टिकोण पर व्यापक प्रभाव पड़ा। तो सीधी सी बात है, जब ये आक्रमणकारी जबरन हमारे ऊपर अपनी संस्कृति थोपते थे तो उसका प्रभाव तो हमारे विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ना था। हमारा सामाजिक ताना बाना था वो अस्त व्यस्त हो गया। उसमें उन्होंने अपनी रीतियों को शामिल कर दिया, अपने धार्मिक जो रीति रिवाज थे वो हमें सिखाना चाहा, और जो हमारे भारतीय दर्शन थे वो बदल दिए गए। संस्कृति थी उसको भी कुचला गया, और आर्थिक स्थिति तो हमारी लुट चुकी थी, और राजनीतिक दृष्टिकोण भी क्या था, जहर डाल करके एक दूसरे के बीच में ये अपना फायदा उठाते रहे। फिर देखिए, लेकिन फिर भी इन लगातार आक्रमणों के बावजूद भारतीय संस्कृति, धर्म और सभ्यता ने अपने आप को अक्षुण्ण यानी कि अनमिट रखा, यानी कि उसको समाप्त नहीं होने दिया, बनाए रखा। फिर यहाँ पर बताया भारतीय शासकों और जनता के निरंतर प्रतिरोध ने भारतीयों के उत्साह एवं आत्मविश्वास को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाई। तो बड़े ही डट कर के सभी आक्रमणकारियों का सामना किया था इस देश के अनपढ़ लोगों ने। आज तो पढ़े लिखे हैं। उस समय जब आक्रमणकारी आ रहे थे तो उस समय तो हमारे देश के ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे, इसलिए उन्होंने डट कर के सामना किया।
और देखिए आगे क्या बताया है, इस्लाम का सीमित प्रसार ही हो पाया। तो इस्लाम का सीमित प्रसार जो था वही हो पाया। जो इस्लामिक अत्याचार थे उनके सामने जो नहीं सहन शक्ति रख पाए, जो नहीं सह पाए, उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था। उनकी अपनी मजबूरी थी, उनका परिवार था, उसको ताक पर रख दिया गया था। और जो इस बढ़ते हुए जातीय जो समूह था, इसके प्रताप को देखते हुए इसमें समा जाना, इसमें मिल जाना, वो जिसने अपने आप को सही समझा तो वो भी इस्लाम को कबूल करते चले गए। अब यहां देखिए, राजनीतिक रूप से चाहे इन आक्रमणकारियों को कुछ सफलता मिली हो, राजनीतिक रूप से तो इन आक्रमणकारियों को सफलता मिली हो, लेकिन सांस्कृतिक रूप से भारत अजेय बना रहा। तो सांस्कृतिक रूप से भारत से वो कभी भी नहीं जीत पाए थे और इसका नतीजा आप देख चुके हैं। कितने भी आक्रमण हुए हो, कितने भी आक्रमणकारी आए हों भारत में, सभी को अपने मुंह की खानी पड़ी और उनको वापस जाना पड़ा। जब हम एक एक करके बढ़ते गए, जुड़ते गए, जब हमारे पूर्वजों ने सामना किया उनका डट करके, उनके अत्याचारों को सहते हुए उन पर अटैक भी किए, तब कहीं जाकर के वो विचलित हुए, वो डरे और डरने की वजह से फिर वो इस देश को छोड़ करके भागे। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर 10th क्लास की हिस्ट्री से विदेशी जो आक्रमण हुए हैं उनके विषय में। और मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि डियर स्टूडेंट, ये जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी आक्रमण हैं, किसी भी जाति समुदाय के द्वारा रहे हों, आप लोगों को केवल जीके के अकॉर्डिंग ही इनको पढ़ना है। आपको कोई द्वेष भावना नहीं बना करके रखनी है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जीवन एक ही बार मिलता है। मनुष्य का जीवन अगर आप लड़ते झगड़ते हुए इसको बिता देंगे तो आप जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। आप अपने परिवार के लिए अच्छा करें, अपने देश के लिए अच्छा करें, अपने समाज को आगे बढ़ाएं, अपने देश का नाम कमाएं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को और भी सशक्त बनाने के लिए आपका कामयाब होना ही जरूरी है। अगर आप ही कामयाब नहीं होंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी और भी ज़्यादा स्ट्रगल करने वाली है। तो आपको इन आक्रमणों को लेकर के किसी भी व्यक्ति विशेष या धर्म के प्रति कोई दुश्मनी का भाव नहीं रखना है। ये केवल हमें अपने जीके की हिसाब से याद रखना है और ये केवल आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार आपको बताया गया है। तो आप उसी के अनुसार अपना जवाब भी दें और आगे बढ़ जाएं। इसको लेकर के समाज में किसी के साथ कोई मनमुटाव न रखें। तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक और बढ़िया चैप्टर के साथ। तब तक आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए। आपका एग्जाम टाइम चल रहा है, सर्दियों की छुट्टियां हैं। अच्छे से आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसकी बारीकियां सभी याद हो जाएंगी। और जितने भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्द से जल्द वो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि आने वाले समय में इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन उनको आसानी से मिल सके। और डियर स्टूडेंट, अगर आपको इस चैप्टर के द्वारा जो एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोवाइड करवाई गई है वो अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टेबलेट। एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर लेकर के आया हूँ 10th क्लास की हिस्ट्री से, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है ईसाईयत और इस्लाम, दोनों के बीच में उदय और टकराव। किस तरह से इन दोनों का उदय होता है और इन दोनों के बीच में कैसे टकराव होता है हम ये जानेंगे। फिर इनके विषय में इनका प्रचार देखेंगे, ये किस तरह से अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं। और फिर ईसाईयत और इस्लाम के टकराव देखते हैं। यहाँ पर क्रूसेड के विषय में जानेंगे। 4 क्रूसेड हुए हैं, ये चारों क्रूसेड बड़े हुए हैं और उसके बाद कुछ छोटे क्रूसेड हुए हैं, ये जानेंगे। और फिर हम देखेंगे ईसाईयत और इस्लाम में समानताएं क्या थी। और फिर उसके बाद हम संघर्ष के प्रभाव भी जानेंगे, क्या प्रभाव रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहते हैं तो वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। आपका अपना स्टडी चैनल आपके साथ सदा बना रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।